अच्छा भाई, हम जो ऐसे पढ़ रहे हैं, ऐसे होते हैं दो तरह के। एक होता है इशू बेस्ड ऐसे, और एक होता है लिटरेरी ऐसे, आर्गुमेंटेटिव ऐसे। ठीक है, जो आर्गुमेंटेटिव है उसमें चॉइस होती है आपकी कि आप, यानी कि दो रास्ते होते हैं, आप दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हो। ठीक है, आपसे पूछते हैं कि भाई, जो फॉर एग्जांपल बिलाल है, वो स्टेटमेंट देता है कि बिलाल एक अच्छा लड़का है। आप हाँ भी कर सकते हो कि हाँ भाई, बिलाल एक अच्छा लड़का है, आप प्रूफ करोगे कि कैसे अच्छा है। आप उसकी निगेशन भी कर सकते हो, नहीं भी बिलाल एक अच्छा बंदा नहीं है। आप निगेशन करोगे तो उसको प्रूफ करोगे अपने आर्गुमेंट्स के साथ। लेकिन एक इश्यू होता है, इश्यू हमेशा गलत होता है, इश्यू हमेशा नेगेटिव इमेज होती है इश्यू की। क्लाइमेट चेंज, आप में से कोई क्या, दुनिया में कोई भी इंसान ग्लोबल वार्मिंग को अच्छा नहीं कह सकता। ग्लोबल वार्मिंग एक गलत चीज है। कोई भी इंसान इन्फ्लेशन को अच्छा नहीं कह सकता। इन्फ्लेशन एक गलत चीज है। इकोनॉमिक क्राइसिस गलत है। ठीक है जी। वो एक नेगेटिव इमेज होती है इशू की। बेशुमार इश्यूज हैं, जो मैंने आपको 10 टॉपिक लिख के दिए थे। चाहे वो पाकिस्तान में फ्लडिंग का इशू हो, पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस का इशू हो, या फिर इन्फ्लेशन है, पॉपुलेशन है, एजुकेशन का मसला है। एजुकेशन का आर्गुमेंटेटिव भी हो सकता है और इशू बेस्ड भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो पूछ कैसे रहा है। इसी तरह एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल इश्यूज हैं, एक्सट्रीमिज्म इशू है, एक गलत चीज है जी, वो गलत ही है। दुनिया के किसी हिस्से में भी चले जाएं, वो गलत है। अगर आप कहेंगे सर, अगर हम एक्सट्रीमिस्ट की नजर से देखें तो वो तो ठीक होंगे। एक्सट्रीमिस्ट कभी खुद को एक्सट्रीमिस्ट कहता भी तो नहीं है ना, वो तो इनकलाबी कहता है, वो थोड़ी कहता है मैं एक्सट्रीमिस्ट हूँ। ठीक है, तो इस नजर से आपने देखना है। तो हर इशू का, कोई भी इशू हो, उसका, उसके डिफरेंट कॉजेज होते हैं। इशू जो सोसाइटी में प्रिवेल करता है तो उसके कुछ इम्पैक्ट्स होते हैं। ठीक है, और जब आपके हाथ में कलम होता है, आप एक मुहक्किक बन के, रिसर्चर बनकर एक्चुअल में ऐसे को जो अटेम्प्ट करते हो, वो आप एक रिसर्चर की तरह अटेम्प्ट कर रहे होते हो। तो जाहिर बात है, आपने ये लिखना है कि भाई माशरे में ये मसला है, इसकी ये वजह है, इससे ये मसाइल पैदा हो रहे हैं, और एट द एंड फिर आप लिखते हो कि इसका सॉल्यूशन ये है। अगर हम इस तरह से चलें तो इस मसले का हल निकल सकता है। ठीक है, अब जहां पर ये सब चीजें तो एक नॉर्मल हो गई कि कॉजेज, इम्पैक्ट्स और वे फॉरवर्ड। प्रेजेंट किस तरह से करना है? प्रेजेंट करना नहीं आता, कि आपने प्रेजेंट करना है पेपर पे। तो हम एक एक चीज लेके चलेंगे, देखिए भी। जब भी आप ऐसे शुरू करते हो, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे पहला जो काम आपने करना होता है, वो करना होता है आउटलाइन बनाते हो। आपने आउटलाइन बना ली, नंबर वन। नंबर टू, आप थीसिस स्टेटमेंट लिखना सीखते हो। हम इसी तरतीब से चलेंगे। नंबर तीन, इंट्रोडक्शन, फिर कंक्लूजन, फिर बॉडी पैराग्राफ। ठीक है, ये चार पांच चीजें हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। अब मैंने क्या किया है, मैंने आउटलाइन को भी ब्रेक कर दिया। मैं आउटलाइन को भी ब्रेक कर रहा हूँ। हम चल रहे हैं इशू, कोई भी जो भी इशू मैंने आपको इनलिस्ट किए थे, उन तमाम इश्यूज में हर इशू का कोई ना कोई कॉज होगा, डिफरेंट कॉजेज होंगे। ठीक है, इशू में कॉजेज होंगे, वो कॉजेज आपने लिखने हैं। लिखने का क्या तरीकाकार है वो आज हम देखेंगे। वो मैं आपको मैं आपको बता दूंगा, मैंने आपको बताया हुआ एक ऐसे का तरीकाकार मैं आपको बताऊंगा। बाकी तमाम ऐसे का आपने लिखना है। चलो जी, स्टार्ट करते हैं जी। ऐसे का टॉपिक है, ऐसे, ये ऐसे कह लें या इशू कह लें, उसका टॉपिक है जी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वलिटी। ये अब टॉपिक है जी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या है और इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वलिटी। अब हम वो तमाम उस, क्योंकि ये पहले हो चुका है,
पहले करवाया है कि आपने इंट्रोडक्शन की हेडिंग देनी है, फिर आपने बताना है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वेलिटी है क्या, ठीक है, और फिर आपने करंट सिचुएशन भी बतानी है। देन फिर हमने आना है कॉजेज पे, कि हमने क्यों डिफरेंट कॉजेज लिखने हैं। अब आप ये कॉजेज देखें कि ये कॉजेज हैं। व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड दिस जेंडर इनइक्वालिटी? पेट्रियार्कल माइंडसेट एंड कल्चरल टेबूज, वीक लॉ इन्फोर्समेंट, ठीक है, लॉ इन्फोर्समेंट वीक है, रिलीजियस मिस इंटरप्रिटेशन एंड एक्सट्रीमिज्म, डिजिटल जेंडर डिवाइड है, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिसी मेकिंग। हाँ भाई, ये कैसे हैं, कैसे लग रहे हैं आपको ये पॉइंट्स? पॉइंट्स तो ठीक हैं, क्या ये लिखे हुए भी ठीक हैं? क्या ये ठीक लिखे हुए हैं? ऐसे ही लिखते हैं ना हम लोग। हाँ भाई, जिनके बैकग्राउंड पे शोर नहीं है वो बताएं। इट कैन बी बेटर, कैसे भाई? हाँ भाई कंदील। है। इसको ये ना रिदम नहीं बन रहा। हम्म। मतलब चलो। ये देखिए माइंडसेट है ना, हम्म। माइंडसेट है। हम्म। तो आगे ये माइंडसेट किस बेस पे होता है? हम्म। इसमें रिलीजन बेस पे हो सकता है या सोसाइटी बेस पे हो सकता है? हाँ, सोशल सोशल में आ गया ना ये। सोशल में, हाँ जी। हम्म। लॉ इन्फोर्समेंट आ, पॉलिटिकल में आ गया। हाँ जी। फिर रिलीजन से मुतालिक आ गया, फिर ये टेक्नोलॉजी से मुतालिक आ गया, फिर पॉलिटिक्स के मुतालिक दोबारा आ गया। कोई बात नहीं है, इसमें भी एक वैरायटी आ जाती है, इसकी भी एक खूबसूरती बन जाती है। कोई बात नहीं है, आप अपने रिदम के मुताबिक भी लिख लो तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलें, आप बात को पिक नहीं कर पाओगे। बहरहाल अब एक मरतबा दोबारा से इसको पढ़ते हैं कि लिखा हुआ क्या है। फिर इसमें देखेंगे कि इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। देखें जी, सबसे पहले पॉइंट क्या है, पैट्रियार्कल माइंडसेट एंड कल्चरल टैबूज। वो कहता है कि जी इसका कॉज क्या है, इसका कॉज है एक पैट्रियार्कल माइंडसेट जो है वो इसका कॉज है। नंबर दो, इसका कॉज क्या है कि लॉ इन्फोर्समेंट जो है ना वो वीक है, रिलीजियस मिस इंटरप्रिटेशन भी होती है, डिजिटल जेंडर डिवाइड भी इसका एक कॉज है, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग में रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है। चीज याद रखें, कॉजेज, एक सेकंड। अच्छा देखें भाई, कॉज जो है ना, ध्यान से समझना, कॉज एक ऐसी चीज है जो अ, मतलब किसी काम की कोई वजह बन चुकी है, कोई काम हो चुका है, उसका कॉज बन चुका है, उसकी रूट्स में वो चीज ऐड हो गई है, तभी तो कोई इशू क्रिएट हुआ है ना। ध्यान से समझना इस बात को, अगर मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। कॉज हमेशा पहले होता है, कॉज हो चुका है तभी तो एक इशू क्रिएट हुआ है ना। तो कॉज जब हो चुका है तो उसको आप पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्म में लिखो। क्यों? क्योंकि वो उसकी रूट्स में है, वो कॉज जो है वो ऑलरेडी एक पनप चुका है। इसकी वजह से हम उसको किस तरह से लिखते हैं, ध्यान से समझना। हम लिखते हैं जी, रूटेड इन पेट्रियार्कल माइंडसेट एंड कल्चरल टैबूज। पीछे क्या लिखा था, वीक लॉ इन्फोर्समेंट, हमने कहा जी वीकेंड लॉ इन्फोर्समेंट,
क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट वीकेंड हो चुकी है। रिलीजियस टीचिंग को किस तरह लिखा था, रिलीजियस मिस इंटरप्रिटेशन है फॉर एग्जाम्पल, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, डिस्टॉर्टेड रिलीजियस टीचिंग्स। तो रिलीजियस टीचिंग डिस्टॉर्टेड हो गई हैं। फिर डिजिटल जेंडर डिवाइड को हमने वैसे लिख दिया, अगर डिजिटल जेंडर डिवाइड ये वो पॉइंट है, ये डिजिटल जेंडर डिवाइड ये जस्ट एक पॉइंट है जो कि हम मैट्रिक या इंटर के स्टूडेंट के तौर पे देते हैं। आपने क्या करना है, आपने कहना है क्रिएटेड अ डिजिटल जेंडर डिवाइड। जब डिजिटल जेंडर डिवाइड क्रिएट हो चुका है उसकी वजह से डिनाइड, ठीक है, ये क्रिएटेड, मेरी बात सुने ध्यान से, ये ना सेकंड फॉर्म नहीं, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। क्रिएटेड अ डिजिटल डिवाइड, जेंडर डिवाइड, डिजिटल जेंडर डिवाइड क्रिएट हो चुका है। डिनाइड वेमन रिप्रेजेंटेशन, जो कि वेमन रिप्रेजेंटेशन डिनाई की गई है, ठीक है, डिनाइड की गई है, डिस्टॉर्टेड हुआ है। वीकेंड लॉ इन्फोर्समेंट, जो कि लॉ इन्फोर्समेंट वीकेंड है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है। डिनाइड वेमन रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिसी मेकिंग, जो पॉलिसी मेकिंग में वेमन रिप्रेजेंटेशन डिनाइड हुई है वो इसका कॉज है। डिजिटल जेंडर डिवाइड जो क्रिएट हुआ है वो इसका कॉज है। लॉ इन्फोर्समेंट जो वीकेंड है वो इसका कॉज है। पैट्रियार्कल माइंडसेट, वो उनकी जड़ों में जो रूट हुआ है, और कल्चरल टैबूज वो इसका कॉज है। कुछ समझ आइए कि ऊपर से गई है थोड़ी सी। सर आ गई है। आगे चलते हैं, थोड़ा दोबारा इसको देखते हैं। इसको आप और कैसे लिख सकते हो, यहां मैंने लिखा है रूटेड इन पेट्रियार्कल माइंडसेट, यहां मैंने लिखा है एमर्ज्ड फ्रॉम पेट्रियार्कल माइंडसेट। आप इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दें, चेंज कर दें, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ लिखा है वीकेंड लॉ इन्फोर्समेंट, यहाँ लिखा है सफर्ड फ्रॉम वीक लॉ इन्फोर्समेंट। सफर्ड फ्रॉम, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। वहां क्या लिखा था, डिस्टॉर्टेड रिलीजियस टीचिंग, यहाँ लिखा है स्टेम्ड फ्रॉम डिस्टॉर्टेड रिलीजियस टीचिंग्स, यानी कि वो स्टेम रूट से निकला है, मतलब रूट और स्टेम का एक ही मीनिंग है। डिवेल्प्ड अ वाइडनिंग डिजिटल गैप, डिजिटल जेंडर डिवाइड या जेंडर गैप डिवेल्प्ड रिजल्टेड इन, वहां क्या लिखा था, डिनाइड वेमन रिप्रेजेंटेशन, या लिखा है रिजल्टेड इन डेनियल ऑफ वेमन्स रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिसी मेकिंग। कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसको ये बात समझ ना आई हो। सर हाँ जी। सर मुझे ये बात तो सारी समझ आ गया जो आपने बताई, लेकिन सर जो थर्ड पॉइंट है स्टेम्ड फ्रॉम डिस्टोर्टेड रिलीजियस टीचिंग्स, तो सर स्टेम्ड भी आएगा और सर डिस्टोर्टेड भी है, तो स्टेम, स्टेम का मतलब है कि रूटेड इन डिस्टॉर्टेड रिलीजियस टीचिंग। ये मतलब डिस्टॉर्टेड रिलीजियस टीचिंग का मतलब है कि जो रिलीजियस टीचिंग्स खराब हो गई हैं, जो उसने त्रोड़ मरोड़ के मुल्ला ने प्रोवाइड की हैं, जो कि एक एक्सट्रीमिस्ट है। स्टेम का मतलब है कि ये वहां पर उसकी बुनियादें हैं। ठीक है सर। जी ठीक है सर। चलो, हाँ भाई नोमान, ठीक है नोमान, समझ आ गई। ओके, अब हम इसको देखते हैं कि इसको लिखना कैसे है मजीद। अब ये तो हमारी आउटलाइन होगी जो हमने बैठ के सोची कि भाई पैट्रियार्कल माइंडसेट होता है। जब आप आउटलाइन बनाने लगोगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होती है। जब आप आउटलाइन बनाने लगोगे, आप अपने रजिस्टर के, यानी कि जो आपका पेपर है उसके बिल्कुल आर्ट लास्ट पेज पे जाओगे, और वहां पर आप एमर्ज नहीं सोचोगे, वहां आप सोचोगे कि भाई पैट्रियार्कल माइंडसेट इसकी वजह है, कल्चरल टैबूज इसकी वजह है, ये आपके जहन में आएंगे। लॉ इन्फोर्समेंट, जो लॉ है वो इन्फोर्समेंट नहीं हो रही, ये आपने रफ पे लिखना है। आप कहोगे कि रिलीजियस टीचिंग जो है ना, वहां पर भी मसला है। आप कहोगे डिजिटल जेंडर डिवाइड, डिजिटल जेंडर गैप आपके जहन में आ रहा होगा। आपके जहन में आ रहा होगा कि पॉलिसी मेकिंग
ये आपके जहन में आएगा, वेमन नहीं आएगा। बाकी जब आप ये चीजें रफ पे लिख लोगे, मेन मेन पॉइंट, फिर आप सोचोगे कि मैं इसके साथ एमर्ज लगाऊं कि रूट लगाऊं, मैं इसके साथ वीकेंड लगाऊं कि सफर्ड लगाऊं, मैं इसके साथ रूटेड लगाऊं कि स्टैम्प्ड लगाऊं, ठीक है, वाइडेंड लगाऊं कि डिवेल्प्ड लगाऊं, क्या लगाऊं इसके साथ। वहां पर फिर बैठ के आपने सोचना है। ये आपकी जो प्रैक्टिस से आती है, जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, तो खुद ब खुद वर्ड्स जो हैं वो आपके सामने आ रहे होंगे कि मैं इसको इस तरह से, इस सेंटेंस को डिजाइन कर लेता हूँ, मैं इस तरह से इसको लेके चलता हूँ। ठीक है जी। अब आगे इसको एक्चुअल में हमने लिखना कैसे है, केस इन पॉइंट्स आपने ऐड करने हैं। पहला पॉइंट था जी हमारा, रूटेड इन पेट्रियार्कल माइंडसेट एंड कल्चरल टैबूज। कल्चरल टैबूज में अब पाकिस्तान सोशल एंड लिविंग स्टैंडर्ड मेजरमेंट सर्वे है, PSLM 2023 के मुताबिक, वो कहता है कि फीमेल लिटरेसी इन रूरल एरियाज रिमेन 20% लोअर देन मेल्स, मेल्स की निस्बत 20% कम है। आगे उसके बता भी दिया कि रिफ्लेक्टिंग परसिस्टेंट कल्चरल कॉन्स्टेंट, अगर ये ना भी लिखो तो भी कोई बात नहीं, तो बहरहाल ये रिपोर्ट का हिस्सा है। आपने बताया PSLM 2023 की रिपोर्ट कहती है कि फीमेल लिटरेसी 20% कम है मेल्स की निस्बत। ये आपने एग्जामिनर को बता दिया कि भाई मुझे, मैंने ठीक जो पेट्रियार्कल माइंडसेट का है, कल्चरल टैबूज का है, तो उसको मैंने अपने इस केस इन पॉइंट से प्रूव भी कर दिया है। नेक्स्ट है जी वीकेंड लॉ इन्फोर्समेंट। लॉ इन्फोर्समेंट वीकेंड है, कैसे भाई? पाक ये हरासमेंट एक्ट बनाया है 2010 में, हरासमेंट, हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013, एंटी हरासमेंट एक्ट भी इसको कहते हैं 2010। ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान HRCP 2022 रिपोर्ट करता है कि 70% ऑफ हरासमेंट कंप्लेंट्स रिमेन अनरिजॉल्व। कि आपने एक्ट तो बना दिया, हरासमेंट की रिपोर्ट्स आती हैं, उन रिपोर्ट्स में से 70% ऐसी हैं जो रिजॉल्व ही नहीं होती, ड्यू टू पुअर फॉलो अप मैकेनिज्म। हाँ भाई, प्रूव हो गई आपकी बात। जब तक आप बात प्रूव नहीं करोगे, आपकी आउटलाइन नहीं बनने की। डिस्टॉर्टेड रिलीजियस टीचिंग एंड इनकरेज्ड एक्सट्रीमिज्म, किस तरह? काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी क्या कहती है 2016 में, had to clarify that Islam encourages women's education after extremist factions in parts of Khyber Pakhtunkhwa opposed girls' school, an issue echoed globally by attacks on Malala Yousafzai। देखो आपने, आपको ये भी पता है कि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है, आपको ये भी पता है कि KPK में क्या हो रहा है, आपको ये भी पता है मलाला यूसुफजई के बारे में भी पता है, आपने अपना इल्म झाड़ दिया 3 लाइनों में। नेक्स्ट देखें, डिजिटल जेंडर डिवाइड क्रिएट, जो क्रिएटेड डिजिटल जेंडर डिवाइड है, क्रिएटेड आ ना लगे, क्रिएटेड डिजिटल जेंडर डिवाइड, क्रिएटेड यानी कि डिजिटल जेंडर डिवाइड जो क्रिएट हुआ हुआ है, ठीक है, क्रिएटेड आ नहीं, ये इम्पैक्ट बन जाएगा, क्रिएटेड डिजिटल जेंडर डिवाइड, ठीक है, जो क्रिएट ऑलरेडी हुआ हुआ है वो इसका कॉज है। GSMA मोबाइल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 क्या कहती है कि women in Pakistan are 38% less likely than men to use mobile internet, one of the highest digital divides in South Asia। आपने मसाला भी लगा दिया आखिर में कि वन ऑफ द हाईएस्ट डिजिटल डिवाइड्स इन साउथ एशिया। हाँ भाई, नेक्स्ट देखें, डिनाइड वेमेन रिप्रेजेंटेशन पॉलिसी मेकिंग, इंटर इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन क्या कहती है, 2024 की रिपोर्ट है कि वेमेन मेक अप ओनली 20.2% ऑफ पाकिस्तान नेशनल असेंबली, बिलो द ग्लोबल एवरेज ऑफ 26.5%, लिमिटिंग जेंडर रिस्पॉन्सिव लेजिस्लेशन। ग्लोबल एवरेज से 26.5% कम है, ग्लोबल एवरेज से। हाँ भाई, आपको पता लगा है कि आपने कुछ पढ़ा है? जब आप इस तरह से लिखोगे तो बताएं अट्रैक्शन आएगी कि नहीं आएगी आपके आउटलाइन में? यस सर। हाँ भाई, कोई स्लाइड रिपीट करने वाली है?
नो सर, नो समझ आ सर। गई है। समझ आ गई है भाई। नोमान और कंदील मेरे ख्याल से जो है ना, ये पहले ऐसे से टच रहे हैं। आपका कोई कमेंट हो? नो सर, समझ आ गई है। हाँ भाई, आपने कंदील आज तक कोई ऐसा ऐसे पढ़ा है जिसमें इस तरह तरतीब से चीजें लिखी हों? मैं सर जनरल। इतने पढ़े हैं। नहीं सर, आपने बहुत अच्छा लिखा है। नहीं, मेरी छोड़ो। जिन्होंने लिखा ना वो सही नहीं लिखते। मैं आपको एक जनरल बात बता रहा हूँ। तो इसीलिए जिस तरह स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर कोई बुक बता दें, सर कोई बुक बता दें कि जो है ना उसमें फिर हम ऐसे कर लें, तो फिर मजा आएगा ही नहीं। इस तरह से चीजें लिखी ही नहीं होती, तो फिर मैं किस तरह कैसे कोई बुक बताऊं? जी सर, जो जिन्होंने बीएससी की होगी ना सर, उन स्टूडेंट्स की तो काफी प्रैक्टिस होती है। अब वो कोई प्रैक्टिस नहीं होती है, सारे ज्यादातर इंग्लिश वाले ओपन यूनिवर्सिटी से करके आते हैं। ठीक है। मेरी एक स्टूडेंट है, वो एम फिल इंग्लिश कर रही हैं। मेरे ख्याल से हो गई है उनकी, शायद होने वाली है। तो वो मुझसे इंग्लिश के ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं, मैं हैरान होता हूँ। मैंने कहा इनको ये नहीं आते, एम फिल इंग्लिश। और जब मैंने उनको पीपीएससी के लेवल की इंग्लिश पढ़ाई थी तो बड़ी मुतासिर हुई थी। तो जब एक इंग्लिश का बंदा मुतासिर हो रहा था, तो उसका मतलब उसकी उसने क्या इंग्लिश पढ़ी होगी? कोई जी नहीं है माने। सर। मतलब ये नहीं कि भाई मैं आपको बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ। हाँ, मैं जाहिर है बहुत अच्छे टीचर्स से पढ़ा हूँ, जो सीएसपी से मैंने आपको बताया, कई सीएसपी से मैं पढ़ा हूँ। तो वो फिर एक लोकल लेवल का हिसाब बन जाता है ना, एमए इंग्लिश अगर कहीं कर रहे हैं तो। पर आपको पता है पाकिस्तान में जो जिस तरह से एजुकेशन है हमारे यहाँ, बस यही होता है कि पास करना है। एक्चुअल में तो यही होता है। बहरहाल जी, अब ऐसा करेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों की हालत देखी है, आप बड़े परेशान कुन हो सभी के सब। अब ऐसा करेंगे, देखें, मुझे 7-8 टॉपिक्स हैं, ठीक है, उनको जो इम्पोर्टेंट हैं, इन्फ्लेशन वगैरह तो नहीं ना करनी हमने फिलहाल। 7-8 टॉपिक जितने भी होंगे, आप में से जो भी स्टूडेंट्स हैं पढ़ने वाले, आप में से मैं सबको एक एक ऐसे दे देता हूँ। आप सब के सब इंडिविजुअली मेहनत करके इस तरह से आउटलाइन बनाए उसकी। एक तरीका कार तो ये है। दूसरा तरीका कार ये है कि मैं टॉपिक्स दे दूं और सबको कहूं कि आप सब सातों के सात टॉपिक्स पे, यानी कि 4 टॉपिक्स पे आज बनाए आउटलाइन, और 4 पे कल, यानी कि 4 टॉपिक पे आप सब आउटलाइन बनाएं। और दूसरा तरीका कार क्या है कि आप सबको एक एक टॉपिक दे दिया जाए, आप सब लिखो, फिर मैं चेक करूं गलती है तो दोबारा लिखें। इस तरह क्या होगा, फिर आप एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे कि हाँ भाई ये इस तरह से लिखा हुआ है, इस तरह से ठीक है। एक दूसरे का आपने रीडिंग कर लेनी है। क्या ख्याल है, कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? सर एक एक टॉपिक दे दें, इससे ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। अच्छा, नुमान कह रहे हैं कि सर सबको सारे टॉपिक्स मिले। नुमान, आपने असाइनमेंट तो एक नहीं जमा कराई। क्या है, ऐसे रहे हो जैसे जना, आपने जना, आपने यकीन करो, नुमान ने जमा नहीं करानी। ये चाह रहा है कि मुझे फिर भी ना मिले, बाकी जो लिखेंगे ना फिर वो मुझे देख लूंगा मैं। अच्छा नहीं, चलो ये ऐसा करते हैं फिर हम, हर स्टूडेंट ना दो दो। अच्छा ठीक है जी, ओपिनियन ठीक है आपकी। हर स्टूडेंट को दो दो दे देते हैं, या तो लेकिन तमाम स्टूडेंट्स जमा भी नहीं कराते ना असाइनमेंट। या फिर ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं कि ग्रुप में मैं पेस्ट कर दूंगा, कभी सभी बनाए,
और जो मुझे असाइनमेंट जमा करवाते हैं उनको मैं सीक्रेटली बता दूंगा। जो 4-5 स्टूडेंट्स हैं, मिसाल के तौर पे 4 स्टूडेंट्स हैं जो मुझे असाइनमेंट जमा करवाते हैं, उन सबको मैं 2-2 टॉपिक दे देता हूँ। क्या ख्याल है? सर आप डिवाइड करके इक्वली सबको दे देना, सबकी जिम्मेदारी में आ जाएगा कि ये हमने करना है। हम्म। तो फर्स्ट असाइनमेंट में ये था ना कि हमें समझिए वो ठीक है कि गलत, इसलिए हमने आपको भेजी ही नहीं। अच्छा, ऐसा ना हो ना कि टॉप, चलो मैं अरेंज करके आप लोगों के सबके जिम्मे लगा दूंगा, ज्यादा थोड़ी हो आप। बल्कि ऐसा करता हूँ मैं, मेरी बात सुनिए, मैं आप सबका ग्रुप बना देता हूँ। आप 10 हो फॉर एग्जाम्पल, जी तो सर। जो ग्रुप 1 है उसको सिलेक्ट कर देते हैं कि ग्रुप 1 में ये स्टूडेंट्स हैं, 4 टॉपिक्स उनके जिम्मे लगा देते हैं, और ग्रुप 2 के भी जिम्मे लगा देते हैं 4 टॉपिक्स। सर ग्रुप ने इंडिविजुअल, जो हम इंडिविजुअली काम करेंगे ना वो ठीक होगा, वो हम हमें पता होगा कि हमारी जिम्मेदारी है। ग्रुप में फिर हम लोगों ने लूज हो जाना है। नहीं, फिर आपने चारों करने ना। ग्रुप 1 के जो जिम्मे लगाऊंगा ना मैं, उसमें मिसाल के तौर पे 4 टॉपिक्स लगा दिए, तो एक एक स्टूडेंट चारों टॉपिक्स को करेगा फिर। ठीक है सर। ठीक है ना? फिर वो ठीक है चारों सर। टॉपिक को करेगा, या तीन तीन ग्रुप इस तरह से बना देंगे, ताकि एक एक टॉपिक पे हमें तीन, कम से कम एक टॉपिक पे 3 असाइनमेंट मिलनी चाहिए। एक टॉपिक पे 3 असाइनमेंट मिले कम से कम। इस तरह से मैं खैर डिवाइड कर दूंगा, सोच के कि किस तरह से एक, यानी कि एक ऐसे 3 स्टूडेंट्स को दूंगा कम से कम। 3 स्टूडेंट वो सेम ऐसे लिखें, फिर हम उसको चेक करेंगे, देखेंगे किसका ज्यादा अच्छा है। ठीक है जी। जी ठीक है सर। चलें इसको अब करें। ठीक है, और इसमें हम जो कनेक्टर्स है, ट्रांजिशन वाला लेक्चर आपका कल होगा। ठीक है, इसको अभी मैं डिवाइड करता हूँ, आप करना शुरू करें, स्टार्ट करें इसको, असाइनमेंट को। अच्छा जी, लास्ट थिंग ये कि अभी एक मैसेज स्प्रेड हो रहा है कि हो सकता है कि इंग्लिश ऐसे का पेपर ना हो, वो एमसीक्यूज बेस्ड बन जाए। देखें, इसके लिए ना तो आपको परेशान होने की ज़रूरत है, और ना ही कंफ्यूज होने की ज़रूरत है, ना ही खुश होने की ज़रूरत है कि हाँ ऐसे से जान छुट जाएगी। देखो, ऐसे तो आपका फेल होता नहीं है इंशाल्लाह, अगर आप डेली बेस पे मेरा काम करोगे तो ऐसे तो आपका फेल होगा नहीं इंशाल्लाह। बाकी अगर देखें ये पैटर्न चेंज होता भी है तो हम उसके अकॉर्डिंग भी तैयारी करेंगे, लेकिन ऐसे को जब तक ये फैसला नहीं होता, आप ऐसे करो, दिल से करो। हो सकता है हमें 2-4 दिन, क्योंकि एक्स्ट्रा तो मिलेंगे, अगर ये पैटर्न चेंज होता है तो हमें कुछ दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे तैयारी के लिए। तो बेहतर है आप ऐसे को पकड़ लो, यानी कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप ऐसे पकड़ लो, ऐसे का जो टेक्निक्स है पकड़ लो। इसका मतलब ये है कहने का कि क्यों फिर दोबारा टाइम मिले ना मिले, आप टेक्निक्स ले लें, हुनर सीख लें, फिर नेक्स्ट ये तो अच्छी अच्छी पोस्टों के लिए तो ऐसे ज़रूरी हो जाना है। नेक्स्ट फिर पीएमएस भी आएगा, आपको पीएमएस के लिए भी तैयारी करना उसके बाद से। तो कंफ्यूज हुए बगैर इस बात को छोड़ें कि पता नहीं क्या डिसीजन होता है, इसको छोड़ने दें, छोड़ दें। अगर हमें पास 4-5 दिन हमें मिलते भी हैं तो आप ऐसे तैयार करो जितना हो सकता है, तो मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। हर चीज़ के रूल्स बता दूंगा, तरीका बता दूंगा, प्रैक्टिस करवा दूंगा, डाटा इकट्ठे कर लेंगे। और अगर एमसीक्यूज बेस्ड बन जाता है तो हम उसकी भी जम के तैयारी करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मीटिंग एंड होने वाली है जी, आज के लिए बस इतना ही होगा। आपने असाइनमेंट जमा करवानी है, हो सकता है मैं इसके लिए 2 दिन दे दूं आपको। बाकी जो टाइम बचता है ना, आप जीके पे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। ठीक है, जीके को इग्नोर नहीं करना।
ठीक है, ऐसे तो हो ही जाएगा ना, ऐसे डाटा कलेक्ट हो गया तो ऐसे लिखा होगा आप लोग। अच्छा, आखिरी बात, अगर मौका मिल रहा है तो आपने आर्टिकल भी एक रीड करना है लाजमी।